एक बहुत बड़ी भव्य सी लाइब्रेरी, ऊंची ऊंची मेहराबें, दीवारों पर जमीन से छत तक किताबें ही किताबें, और एक खास तरह की खामोशी जिसमें सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज आती है। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनमें से एक में ठीक यही तस्वीर है। और ये तस्वीर एक किताब के कवर पर है, जो अपने आप में मतलब थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी अकादमिक किताबों पर तो लेखक का ही चेहरा होता है। बिल्कुल। और यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। हमारे पास एक किताब का शीर्षक है अमरनाथ झा, साहित्य, भाषा और विश्वविद्यालय शिक्षा पर चयनित निबंध। और हमारे पास है इसका कवर और इसके संपादकों के बारे में थोड़ी जानकारी। अच्छा। तो मिशन ये है कि इन्हीं सुरागों को जोड़कर ये समझें कि अमरनाथ झा कौन थे और ये किताब उनके किस योगदान को हमारे सामने रखती है। मतलब एक किताब का कवर अपने आप में क्या कहानी कह सकता है। मुझे ये तरीका बहुत दिलचस्प लग रहा है। सिर्फ शीर्षक और कवर आर्ट से किसी व्यक्ति और उसके काम की दुनिया में झांकने का मौका। और शीर्षक के ये 3 हिस्से, साहित्य, भाषा और विश्वविद्यालयी शिक्षा, ये तो अपने आप में अकादमिक जगत के 3 बहुत बड़े स्तंभ हैं। तो चलिए शीर्षक को ही खोलते हैं। पहला नाम है अमरनाथ झा और फिर उपशीर्षक हमें बताता है साहित्य, भाषा और विश्वविद्यालयी शिक्षा पर चयनित निबंध। इससे तो ये साफ है कि वो एक निबंधकार थे, एक विचारक थे और इन 3 क्षेत्रों पर उनकी गहरी पकड़ थी। यहाँ जो आकर्षक बात है वो है इन 3 विषयों का संगम। देखिए, साहित्य और भाषा मानविकी की आत्मा है और विश्वविद्यालयी शिक्षा वो ढांचा है जो इस ज्ञान को मतलब सहेजता है और आगे बढ़ाता है। इसका मतलब है कि अमरनाथ झा सिर्फ कंटेंट पर नहीं लिख रहे थे, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर भी लिख रहे थे जो इसे चलाता है। ये किसी बहुत बड़े बौद्धिक कद के व्यक्ति की ओर इशारा करता है। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत मजेदार बात सामने आती है। हमारे एक स्रोत के मुताबिक इस किताब के लेखक हैं हरीश त्रिवेदी और ललित कुमार। ओके। लेकिन किताब के कवर पर लिखा है एडिटेड बाय, यानी संपादित, और नाम है हरीश चतुर्वेदी और ललित कुमार। अच्छा। तो यहाँ 2 बातें हैं। एक, ये लेखक नहीं संपादक हैं, और दूसरा, एक संपादक के सरनेम में त्रिवेदी और चतुर्वेदी का फर्क है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली बात, संपादित शब्द ही ज्यादा सही लगता है। हाँ, क्योंकि ये चयनित निबंध है। बिल्कुल, मतलब संपादकों का काम है कि उनके विशाल लेखन में से कुछ जरूरी निबंध चुने और आज के पाठकों के सामने रखें। सही है। और दूसरी बात, ये उपनाम का अंतर। हमारे स्रोतों में ये जो फर्क है, ये दिखाता है कि जानकारी को हमेशा मतलब कई जगहों से जांचना चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो मुख्य बात है वो ये है कि हरीश त्रिवेदी हो या चतुर्वेदी और ललित कुमार, इन जैसे विद्वानों ने अमरनाथ झा के काम को आज तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये बात तो है। चलिए अब वापस उस कवर की तस्वीर पर लौटते हैं। जैसा हमने कहा, ये अमरनाथ झा की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक पेंटिंग है, एक पुरानी भव्य लाइब्रेरी की। ये माहौल मतलब ज्ञान, परंपरा और गंभीरता का एहसास कराता है। ये काफी सोचा समझा चुनाव लगता है ना? बिल्कुल। ये तस्वीर व्यक्ति अमरनाथ झा के बारे में नहीं है, ये उनके विचारों की दुनिया के बारे में है। ये उस बौद्धिक माहौल को दिखाती है जिससे उनके निबंध जुड़े होंगे। ये पाठक को एक तरह से तैयार कर रही है कि इस किताब के अंदर गंभीर और गहरे एकेडमिक विमर्श है। और तस्वीर का जो टोन है वो भूरा सा सेपिया टोन। हाँ, वो इसे एक ऐतिहासिक और कह सकते हैं कि एक स्थायी होने का एहसास देता है। ये एक तरह से किताब के उपशीर्षक का ही एक विजुअल ट्रांसलेशन है। तो अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ रखें, अमरनाथ झा जैसा एक बड़ा एकेडमिक नाम, साहित्य और विश्वविद्यालय शिक्षा जैसे एक गंभीर विषय, आधुनिक विद्वानों ने उन्हें एडिट किया है, और एक क्लासिकल लाइब्रेरी की तस्वीर वाला कवर, तो इससे कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभरती है? इससे ये तस्वीर उभरती है कि ये किताब सिर्फ एक प्रकाशन नहीं है, ये एक विरासत को, एक लेगेसी को सहेजने की कोशिश है। संपादक ये मान रहे हैं कि विश्वविद्यालयी शिक्षा, साहित्य और भाषा पर अमरनाथ झा के जो विचार थे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये पूरा पैकेज मतलब शीर्षक से लेकर कवर तक पाठक को ये संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर का ज्ञान पारंपरिक है, आधिकारिक है और समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ है। ये बताता कि झा के विचार इतने जरूरी हैं कि इन्हें आज फिर से पढ़ा जाना चाहिए। तो ठीक है, पैकेजिंग को तो हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब अंदर के माल पर आते हैं। शीर्षक के 3 स्तंभ, साहित्य, भाषा और विश्वविद्यालय शिक्षा। साहित्य से शुरू करते हैं।
इन निबंधों से हमें अमरनाथ झा की साहित्य को लेकर क्या सोच पता चलती है? क्या वो सिर्फ कविता कहानी की तारीफ करने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके निबंधों से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि झा के लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन या कला का एक रूप नहीं था। अच्छा। वो साहित्य को दिमाग के लिए जिम मानते थे। उनका एक निबंध इसी बात पर जोर देता है कि हम कहानियां पढ़ते कैसे हैं। उनका तर्क था कि ज्यादातर लोग साहित्य को बस एक प्लॉट की तरह पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा। लेकिन झा कहते थे कि ये साहित्य का सबसे सतही इस्तेमाल है। मतलब वो चाहते थे कि लोग कहानी के मजे लेने से आगे बढ़ें। लेकिन इसमें क्या गलत है अगर कोई बस कहानी का लुत्फ उठाना चाहता है? ये थोड़ा इलीटिस्ट नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और झा का नजरिया इलीटिस्ट नहीं बल्कि सशक्त करने वाला था। वो ये नहीं कह रहे थे कि मजा मत लो, वो कह रहे थे कि असली मजा और असली ताकत तब आती है जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि लेखक ने आपको हंसाने या रुलाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया है। वो कौन से मनोवैज्ञानिक दाव पेंच इस्तेमाल कर रहा है, कहानी का ढांचा क्या है। ये असल में आपको एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव क्रिटिकल थिंकर बनाता है। उनकी नज़र में जो इंसान साहित्य को गहराई से समझ सकता है उसे कोई नेता या कोई विज्ञापन आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। अच्छा, तो ये दिमागी कसरत वाली बात है। साहित्य पढ़ना मतलब दिमाग को धोखे और प्रोपेगेंडा से लड़ने की ट्रेनिंग देना। ये तो आज के फेक न्यूज़ के ज़माने में मतलब और भी ज़्यादा ज़रूरी लगता है। बिल्कुल कमाल है। अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, भाषा। भाषा को लेकर उनकी क्या सोच थी? भाषा को लेकर झा का नजरिया बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक था। वो भाषा के मतलब शुद्धतावादी नहीं थे जो ये कहें कि भाषा बदलनी ही नहीं चाहिए। वो मानते थे कि भाषा एक बहते नदी की तरह है, उसे जिंदा रहने के लिए बदलते रहना पड़ता है। वो अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं से शब्द लेने के खिलाफ नहीं थे अगर वे बातचीत को आसान बनाते हैं। लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है, वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि इस लेन देन में हम अपनी भाषा की आत्मा, उसकी बारीकियों और उसकी ताकत को न खो दें। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे उनके एक निबंध में इस बात का जिक्र है कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए बहुत ही सीमित शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। जहां पहले दुख, विषाद, अवसाद, पीड़ा, वेदना जैसे दर्जनों शब्द थे जो अलग अलग तरह के दुख को बताते थे, वहीं अब शायद सिर्फ सैड या बुरा लग रहा है से काम चल जाता है। झा का मानना था कि जब हमारे पास अपनी भावनाओं को बताने के लिए सटीक शब्द नहीं होते तो हम उन भावनाओं को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाते। भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, वो हमारी सोच और महसूस करने की क्षमता को भी आकार देती है। अरे वाह, ये तो आज की सोशल मीडिया की भाषा पर सीधी टिप्पणी जैसा लगता है, जहां हर चीज ऑसम, एपिक या लिट है। हम शायद अपनी भाषा की अमीरी खोकर विचारों की गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां तो 100 साल आगे की सोच रहे थे। बिल्कुल, वो भविष्य देख सकते थे। और यही चीज हमें उनके तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर लाती है, विश्वविद्यालयी शिक्षा। साहित्य और भाषा पर उनके सारे विचार आकर यहीं जुड़ते हैं। हाँ, क्योंकि विश्वविद्यालय ही तो वो जगह है जहां साहित्य और भाषा को पढ़ाया और सहेजा जाता है। तो एक आदर्श विश्वविद्यालय को लेकर उनका क्या नजरिया था? झा के लिए विश्वविद्यालय डिग्री बांटने की फैक्ट्रियां नहीं थे, वो उन्हें सभ्यता के संरक्षक कहते थे, गार्डियंस ऑफ सिविलाइजेशन। उनके समय में भी ये बहस शुरू हो चुकी थी कि उच्च शिक्षा का मकसद छात्रों को अच्छी नौकरी के लिए तैयार करना होना चाहिए। लेकिन झा इस विचार के सख्त खिलाफ थे। उनका एक बहुत प्रभावशाली निबंध है जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, क्या विश्वविद्यालय सिर्फ नौकरी के लिए है? ये सवाल तो आज हर घर में पूछा जाता है। जब कोई बच्चा इतिहास या दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहता है तो घर वाले यही पूछते हैं, इसका करके क्या करोगे, नौकरी कैसे मिलेगी? और अमरनाथ झा का जवाब था कि विश्वविद्यालय का पहला काम नागरिक बनाना है, कर्मचारी बनाना नहीं। वाह। उनका मानना था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर पैदा कर रही है लेकिन ऐसे इंसान नहीं बना रही जो नैतिक रूप से सही और गलत में फर्क कर सकें, जो समाज की बड़ी समस्याओं पर सोच सकें और जिनमें करुणा हो, तो वो यूनिवर्सिटी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी में फेल हो रही है। उनके लिए मानविकी यानी साहित्य, इतिहास, दर्शन ये विश्वविद्यालय की आत्मा थी।
तो वो आज की जो स्टेम बनाम ह्यूमैनिटीज की बहस है उसमें पूरी तरह से ह्यूमैनिटीज के पक्ष में खड़े होते। हाँ, लेकिन उनका नजरिया स्टेम के खिलाफ नहीं था। वो विज्ञान और तकनीक के महत्व को समझते थे, लेकिन उनका तर्क था कि बिना मानविकी के विज्ञान और तकनीक खतरनाक हो सकते हैं। एक बेहतरीन इंजीनियर जो बहुत कुशल है लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट है, वो समाज के लिए एक अनपढ़ इंसान से ज्यादा बड़ा खतरा है। सही बात। इसी वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जहां एक साइंस के छात्र के लिए शेक्सपियर पढ़ना उतना ही जरूरी हो जितना एक साहित्य के छात्र के लिए विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझना। वो एक संपूर्ण शिक्षा के हिमायती थे। ये तो बहुत बड़ी और क्रांतिकारी सोच है। वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे, एक शिक्षा शास्त्री जो पूरे सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। तो अगर हम इन सब धागों को जोड़ें, साहित्य जो दिमाग को तेज करे, भाषा जो सोच को गहरा करे और विश्वविद्यालय जो चरित्र का निर्माण करे, तो अमरनाथ झा की एक पूरी तस्वीर उभरती है। हाँ, एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर जो शिक्षा को सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया मानती थी। ये किताब, इसका कवर, इसका शीर्षक, इसके निबंध सब मिलकर हमें यही संदेश देते हैं। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज से कहीं ज्यादा है। यह आज की शिक्षा प्रणाली के लिए एक चेतावनी और एक गाइड बुक दोनों है। तो आज हमने सिर्फ एक किताब के कवर और शीर्षक से शुरू करके अमरनाथ झा की पूरी दुनिया की सैर कर ली। हमने देखा कि कैसे वो साहित्य को दिमागी कसरत, भाषा को सोच का औजार और विश्वविद्यालयों को सभ्यता का पहरेदार मानते थे। ये वाकई किसी भी इंसान के लिए एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो भारतीय शिक्षा और विचारों की दुनिया को समझना चाहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे गहरी बातें सतह पर छिपे सुरागों में ही मिल जाती हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में बस एक आखिरी सवाल घूम रहा है। अमरनाथ झा के लिए विश्वविद्यालय सभ्यता के संरक्षक थे। अगर वो आज के किसी भारतीय विश्वविद्यालय के कैंपस में टहलने निकले तो उन्हें क्या दिखेगा? वो हमारी किस बात पर गर्व महसूस करेंगे और कौन सी चीज देखकर उनका दिल सबसे ज्यादा टूटेगा? क्या उन्हें अपनी कल्पना के सभ्यता के संरक्षक दिखेंगे या फिर कुछ और? शायद उनके निबंध हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताते बल्कि हमारे आज के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं, और उस रिपोर्ट कार्ड में हम पास हो रहे हैं या फेल, ये सोचना हमारा काम है।